आमतौर पर साल भर आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है? जितना भी रहता है, ठंड आते ही इसमें बढ़त हो जाती है। यानी ठंड के मौसम में लोगों का बीपी आमतौर पर थोड़ा हाई रहता है। इसलिए अगर इन दिनों आप अपना बीपी नापेंगे तो चौंकेगा मत, कुछ यूनिट बढ़ा ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों, ये जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही डॉक्टर से जानेंगे नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, हेल्दी बीपी जिसे कहते हैं वो कितना होना चाहिए, हाई बीपी की समस्या क्यों होती है, इससे किस तरह का नुकसान होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। सुनिए। Blood pressure is the pressure which is generated by flowing blood against the wall of the arteries. इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो वेसल वॉल की रेजिस्टेंस से होता है, दूसरा ब्लड वॉल्यूम से होता है। जितना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा या जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना वॉल्यूम्स कम होंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, उतना प्रेशर कम रहता है। ब्लड प्रेशर के दो वैल्यूज़ होते हैं, एक अपर जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है लोअर वैल्यू जिसको डायस्टोलिक प्रेशर्स कहते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ जो होते हैं जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए, पर्टिकुलरली अडल्ट्स में जो 18 साल के ऊपर हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं 120/80 रेंज होती है। इट शुड बी आइडली लेस देन 130/80 होम रिकॉर्डिंग्स में, और जो हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो 5 to 10 मिलीमीटर हायर होती हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जब भी किसी को वॉमिटिंग्स हुए, लूज टूस हुए या किसी भी वजह से ब्लड वॉल्यूम्स कम हुआ या ब्लीड कर गए तो प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। वहीं पे जब रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है, जो मेजर रीज़न होता है हाइपरटेंशन का या ब्लड प्रेशर का, वो बॉडी का रेजिस्टेंस, जब ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होता है तब बीपी शूट करता है। ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में। देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडीज़ देखे गए तो उसमें पाया गया कि अराउंड 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये भी स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर से अवेयर नहीं होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ से। और जो ट्रीट किए जा रहे होते हैं लोग गाँवों में देखें या शहरों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40% लोग ट्रीट किए जा रहे होते हैं, और उसमें से भी जो कंट्रोल होते हैं वो कुल 10 से 15% ही लोग हैं जिनकी वैल्यूज़ अंडर कंट्रोल होते हैं। वेरी कॉमन कॉज, मेजर रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर का है हार्ट डिसीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, किडनी डिसीज़ के लिए और स्ट्रोक के लिए। तो रिस्क यही है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली ये हार्ट को, किडनीज़ को अफेक्ट करता है। हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम होने का रिस्क रहता है, हार्ट के एनलार्जमेंट का रिस्क रहता है, किडनीज फेलोज का रिस्क रहता है, और ब्रेन में स्ट्रोक का क्लॉटिंग की वजह से या हेमरेज की वजह से इस तरीके के रिस्क रहते हैं। जितना अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करा जाएगा उतना अच्छा रिस्क न्यूट्रलाइज होता है। तो सिंपल बाय टेकिंग सम मेडिकेशंस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस आप ये सारे के सारे रिस्क को कम कर सकते हैं। विंटर सीजन में, जाड़े के सीज़न में ब्लड प्रेशर यूजली गर्मियों के सीज़न के कंपैरिजन में ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स होते हैं। रीज़न है कि ठंड के समय जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं और उनका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। इसके अलावा जाड़े में पॉल्यूशंस भी बहुत देखे गए हैं जिसकी वजह से रिएक्शनरी ऑक्सीजन की थोड़े से कमी होती है और वो फिर से ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर देता है। मेडिसिन तो एक वे है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर काफ़ी स्मूथली और बेटर वे में कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें डाइट। अगर आप अपने डाइट में नमक कम रखते हैं, जैसे कि अचार, चटनी, पापड़, सॉस, स्पेशली फ्रोज़न फूड्स ऑल्सो, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि सोडियम का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। अगर आपका सोडियम कंटेंट हाई है डाइट में, खासतौर से सॉल्ट वाले में, तो ब्लड प्रेशर, खासतौर से इंडियन स्टैंडर्ड में देखा गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नमक कम रखें, रेगुलरली वॉक करें। अगर देखा गया 30 से 40 मिनट वॉक करते हैं तो वॉक का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ब्लड प्रेशर स्मूथ कंट्रोल रहता है, मसल रिलैक्स होती हैं, वेसल रिलैक्स होती हैं, प्रेशर स्मूथली कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, ये भी सिग्निफिकेंटली हेल्प करते हैं ब्लड प्रेशर को
लोअर करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स कि अगर इसके अलावा देखा गया लोग अल्कोहल इंटेक काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो लोग हाई अल्कोहल इंटेक लेते हैं उनका हार्ट रेट और प्रेशर्स दोनों बढ़े हुए पाए जाते हैं। उसको मॉडरेट करा जाता है तो ब्लड प्रेशर लोअर होता है। सर्दियों में हाई बीपी क्यों होता है ये तो समझ में आ गया, पर इसे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मेफ्टाल के अलावा इस पेन किलर से भी सावधान रहिए। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक बहुत ही आम पेन किलर जिसे मेफ्टाल कहते हैं उसको लेकर एक अलर्ट जारी किया। इस पर हमने तफसील से एपिसोड भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पर मेफ्टाल इकलौती पेन किलर नहीं है जिसको लेकर सावधान होने की ज़रूरत है। आइबुप्रोफेन ये दवा आपने कभी ना कभी ज़रूर ली होगी, बहुत ही आम पेन किलर है। कई लोग दर्द होने पर, बीमार पड़ने पर बिना डॉक्टर की सलाह के इसे खुद ही ले लेते हैं। कई लोग इसे पीरियड्स में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए भी लेते हैं। लेकिन ये दवा क्या करती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इस दवा के इस्तेमाल में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बताते हैं कि आइबुप्रोफेन दर्द की दवाई है, यानी पेन किलर है। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, यानी सूजन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन आपके शरीर की जवाबी प्रक्रिया है किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, चोट या फिर बीमारी के खिलाफ। लेकिन लगातार लंबे समय तक या ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन से नुकसान होता है। आइबुप्रोफेन इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने का काम करती है। इसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नाम की दवाइयों की कैटेगरी में रखा जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मतलब है कि बिना स्टेरॉयड के मिलने वाली इन्फ्लेमेशन की दवाई, जैसे एस्प्रिन, कॉमिफ्लिन वगैरह। इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, उल्टी, किडनी को नुकसान, शरीर में पानी का रुकना या फिर एलर्जी हो सकती है। अब बात कि किन लोगों को आइबुप्रोफेन नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको इस तरह की कोई दवाई है जिससे एलर्जी है तो ये दवाई हरगिज़ मत लीजिए। डॉक्टर प्रवीण कहते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा हो उन्हें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे अस्थमा भी बढ़ सकता है। जिनको किडनी में कोई ख़राबी है या कोई दिक्कत है उन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को गैस या फिर एसिडिटी की दिक्कत रहती है उन लोगों को भी ये दवा नहीं खानी चाहिए। दर्द कम करने के लिए और शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आइबुप्रोफेन एक असरदार दवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई भी दवा खुद से लेने के बजाय ज़रूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह लें, खासतौर पर बात जब पेन किलर की आती है तो। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में कांजी पी है क्या? नहीं पी है तो ज़रूर पीजिए। इसके फ़ायदे और इसे कैसे बनाना है हम बताते हैं। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और इस मौसम में इम्यूनिटी, रूखी स्किन और हाजमे से जुड़ी दिक्कतें होना बहुत ही आम सी बात है। इन परेशानियों से बचने के लिए लोग कई तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुकंदर की कांजी पीने से इन सभी परेशानियों से निपटा जा सकता है। कांजी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे कैसे बनाना है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। रुजुता के मुताबिक सर्दियों में चुकंदर और गाजर की कांजी पीने से विटामिन सी मिलता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। कांजी में काफ़ी फाइबर भी होता है, जिससे हाजमा अच्छा रहता है। यही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन नाम का कंपाउंड होता है, जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब आप कहेंगे कि कांजी पीने के ढेर सारे फ़ायदे तो आपने बता दिए, लेकिन इसे बनाना कैसे है इसके बारे में भी बताते हैं। कांजी बनाने के लिए 1.5 किलो चुकंदर को छीलकर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। आप चाहें तो चुकंदर के साथ गाजर भी ले सकते हैं। फिर चुकंदर के इन लंबे लंबे टुकड़ों को 2 लीटर पानी में गर्म कर लीजिए। ध्यान रहे, पानी सिर्फ गर्म करना है, उबालना नहीं है। मिक्सचर के अच्छे से गर्म होने पर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होते ही इसमें 2.5 चम्मच कुटी हुई पीली सरसों, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक डालिए। नमक आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाइए। इसके बाद इस मिक्सचर को एक बर्तन में छान कर रख लीजिए और 3 से 4 दिनों के लिए ढककर धूप में रखें। 5वें दिन ढक्कन हटाकर देखिए, इसमें से आपको तीखी महक आएगी। बस आपकी कांजी तैयार है। इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना करीब आप आधा ग्लास कांजी पी सकते हैं। सही बताऊं तो सर्दियों में बनने वाली कांजी मेरी भी फेवरेट है। हमें से ज़्यादा लोगों के घरों में इस मौसम में कांजी ज़रूर बनती है। आप इसे कैसे बनाते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेहत पर आज इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।